खेत की तैयारी करते समय यानी धान की बुआई के समय कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए बेसल डोज के रूप में। धान की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेस्ट वैरायटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो होती ही हैं, लेकिन नर्सरी तैयार करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद स्प्रे शेड्यूल समय समय पर जो रोग बीमारी आती हैं उनका इलाज रोकथाम करने के लिए स्प्रे शेड्यूल चलाए जाते हैं। लेकिन इन सबसे भी जो बढ़कर जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है बुआई के समय खाद यानी बेसल डोज। अब बेसल डोज जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं यह धान की फसल पर इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात कर लें, यूरिया की बात कर लें, तो 50 दिन से पहले तक ही ज़्यादातर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बाद में यदि आप खादों की पूर्ति करेंगे भी तो उतनी अच्छे से जड़ों में लग नहीं पाएगी, या फिर जो भी हमारी फसल है वो ग्रहण नहीं कर पाएगी पोषक तत्वों को, या फिर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो सही समय पर सही खादों का चुनाव करना और बुआई के समय जो खाद है ना वो बहुत उसकी भूमिका बढ़ जाती है। तो धान की फसल पर यदि हम ज़रूरी पोषक तत्वों की बात करें, न्यूट्रिएंट की बात करें, तो नाइट्रोजन बहुत बड़ा पार्ट है या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा फास्फोरस, पोटास, यह जो NPK है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हर एक फसल पर आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारी धान की फसल पर भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको किसान भाई नज़रअंदाज करते हैं, जैसे सल्फर, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन और बोरॉन। इनमें से बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक मैक्सिमम जो किसान हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद से भी आसानी से पूर्ति हो जाती है। तो कौन सी खादें हैं, किनका हमको इस्तेमाल करना चाहिए और इन तत्वों का इस्तेमाल या फिर डिफिशियंसी से क्या नुकसान हो सकता है, तो तत्वों की हम कीमत भी समझेंगे। और एक जो हिडन चीज़ है वो सीवीड यानी जो समुद्री शैवाल से निर्मित सीवीड का इस्तेमाल से भी धान की फसल पर बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं धान की फसल पर बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। धान की फसल पर एक अच्छी पैदावार के लिए सल्फर तत्व बहुत ही बढ़िया काम करता है। सल्फर क्या है? सल्फर एक सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है यानी द्वितीयक पोषक तत्वों में से एक है। और क्या आपको पता है जितनी आवश्यकता नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की होती है उतनी ही आवश्यकता सल्फर यानी गंधक की होती है। गंधक जिसे हम इंग्लिश पर सल्फर के नाम से जाना जाता है, हमारी धान की फसल पर क्लोरोफिल को बढ़ाता है, बढ़वार में सहायक करता है और दानों का स्वाद, टेस्ट को बढ़ाता है। सल्फर की कमी के कारण पत्तियां कुछ इस प्रकार दिखने लगती हैं, जो कि आप थोड़ा सा जूम कर लें, ये सल्फर की धान की फसल पर डिफिशियंसी है। सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत देता है एवं मिट्टी में pH को कंट्रोल करता है। जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता को बनाने में, बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है और रोगों से लड़ने की भी यह ताकत देती है। स्पेशल जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, बरसात ना हुई, तो सल्फर रोगों से और स्ट्रेस से, वातावरण से, मौसम के प्रति जो तनाव होता है ना उससे लड़ने की भी ताकत देती है। अब यह जो सल्फर है, यह सल्फर आपको सिंगल सुपर फास्फेट में, जिप्सम में, या फिर जो सल्फर 90% वाली आती है आसानी से, या फिर बेंटोनाइट सल्फर पर आपको सल्फर यानी गंधक मिल जाती है। और सल्फर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे बेंटोनाइट सल्फर का भी प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सल्फर मिल जाएगी। जिंक सल्फेट में भी सल्फर की मात्रा होती है, लेकिन बेंटोनाइट सल्फर से बहुत ही बढ़िया तरीके से सल्फर की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों बोरॉन, अब जो बोरॉन है यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि हमारी फसलों के लिए बेहद ही ज़रूरी तत्व है। बोरॉन चमक, क्वालिटी बढ़ाता है और सूखा के प्रति पौधों में सहनशीलता बढ़ाए रखता है। फल फूल में और जो दानों में, फल फूल और दानों में टॉनिक की भांति काम करता है और फल फूल से बीज बनने में बोरॉन मदद करता है। मार्केट में बोरॉन 20% और 10% में उपलब्ध है। 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम धान की फसल पर 1 एकड़ में आवश्यकता पड़ेगी। जिंक, हमारी धान की फसल पर जिंक बहुत अच्छा काम करती दोस्तों, सबको पता है। 5 तत्वों वाली खाद से काम नहीं चलने वाला, जैसे जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व में भी जिंक होती है, लेकिन उतने से काम चलने वाला नहीं है। तो आपको जिंक का जो डोज है ना 1 एकड़ में 7 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम
की दर से आपको प्रयोग करना पड़ेगा, जब जाके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिंक का प्रयोग नाम के लिए बस नहीं करना है, जैसे एसएसपी में नाम मात्र के लिए आधा 1% जिंक होती है, उससे फ़ायदा ही क्या हो जाएगा। तो जिंक भले एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। सभी तत्वों की जो एक्टिविटी है ना, उसको यह बढ़ाने में मदद करता है, हेल्प करता है। खासकर जिंक फुटाप कणों की संख्या बढ़ाने में, प्रोटीन की संख्या बढ़ाने में और क्लोरोफिल की जो मात्रा इसको बढ़ाने में मदद करता है। कुछ इस प्रकार जिंक की कमी हमारी धान की फसल पर दिखती है। मार्केट में जिंक 21% और 33% में उपलब्ध है। तो जिंक का जो हमारी फसल पर डिफिशियंसी रह जाती है, या फिर जो भी पूर्ति है, जो भी कमी है, उसकी पूर्ति हमको करनी चाहिए। जिंक आपको 7 किलोग्राम भी 1 एकड़ में प्रयोग करेंगे तो पर्याप्त है। पोटास, अब जो पोटास है ना दोस्तों, जिसे हम के नाम से जानते हैं, NPK, जो के है ना वो है पोटेशियम, जिसे हम पोटास पोटेशियम भी कहते हैं। पोटास का हमारी धान की फसल पर क्या महत्व है? पोटास दानों का भराव में मदद करता है और बालियों के विकास में हेल्प करता है, उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है, जड़ विकास एवं फसल की गुणवत्ता को यह बढ़ाता है। और ओवरऑल यदि हम बात करें तो जो दाना डिपार्टमेंट है ना, यानी हमारी उपज है, उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास मार्केट में यदि खादों का नाम बताएं तो MOP, SOP और NPK में उपलब्ध हो जाता है। 1 एकड़ में 25 से 30 किलोग्राम 35 किलोग्राम तक 1 एकड़ में आवश्यकता होती है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। इसके अलावा धान की फसल पर फास्फोरस का महत्व है, तो पौध वृद्धि में यह सहायक होता है। सबसे बड़ी बात है फास्फोरस पौधे की विकास में, प्लांट की कोशिकाओं में जो सेल डिवीज़न होते हैं उनमें, प्लांट के पत्तों में सेल डिवीज़न में हेल्प करता है एवं जड़ तंत्र को मजबूत करता है। यह फूलों के गुच्छों को बढ़ाने में मदद करता है और नई जड़ों का विकास में तने को ज़्यादा मजबूती देता है फास्फोरस। फास्फोरस आपको DAP में मिल जाता है 46% और NPK 12-32-16 में 32% फास्फोरस मिल जाता है। यदि DAP से पूर्ति आप कर रहे हैं तो 50-60 किलोग्राम 1 एकड़ में आवश्यकता पड़ेगी। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना और समय समय पर आपको खाद देनी है। नाइट्रोजन फसल की वानस्पतिक अवस्था में जो बढ़वार रहती ना, उसमें बहुत काम करता है। क्लोरोफिल को बढ़ाता है और हमारी फसल को ग्रीननेस देने में, चमक देने में और खासकर हरी भरी गहरी हरी भरी करने में नाइट्रोजन का ही हाथ रहता है। लेकिन जो गहरी ग्रीननेस है वो नाइट्रोजन सल्फर के साथ मिलकर के काम करती है। बाकी रही बात नाइट्रोजन की, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन मिल जाती है। अब समझिए दोस्तों, ये 46% इसमें नाइट्रोजन है यूरिया में, तो 46% का मतलब होता है यदि जब आप 100 किलोग्राम यूरिया खाद लेंगे तब जाके आपको 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलने वाली है। और 2-2.5 बैग आपको 1 एकड़ में यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई तत्वों की, पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट की, लेकिन अब बात करते हैं खाद का जो शेड्यूल है, जो बुआई के समय आपको कॉम्बिनेशन तैयार करके प्रयोग करना है, ताकि आपकी उपज, पैदावार और काफ़ी स्वस्थ हरी भरी ज़्यादा कल्लों की संख्या देखने के लिए मिले और ओवरऑल उत्पादन अच्छा मिले। तो बेसल डोज आपको दमदार रखना पड़ेगा एक अच्छी पैदावार के लिए। एक कॉम्बिनेशन है DAP खाद वाला और एक कॉम्बिनेशन है SSP खाद वाला। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है DAP 50 किलोग्राम लेना है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम, सल्फर बेंटोनाइट आपको 10 किलोग्राम लेना है और रीजेंट 3 किलोग्राम लेना है। यदि इस कॉम्बिनेशन के साथ मात्र आप, वैसे तो यह जो खादें हैं पूरी तत्वों की पूर्ति कर रही हैं, लेकिन कहीं हम 300 रुपये और खर्च कर लेते हैं और इस पर 50 किलोग्राम SSP पाउडर फॉर्म वाली मिला करके धान की मचाई करते समय, बुआई करते समय या फिर खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन SSP वाला, सिंगल सुपर फास्फेट वाला। अब SSP आपको लेना है 125 किलोग्राम, MOP लेना है, जो MOP 60% वाली खाद आती है 35 किलोग्राम, यूरिया 20 किलोग्राम और रीजेंट 3 किलोग्राम। अब रीजेंट बर्टा को या फिर क्लोरपायरीफास लेने से क्या फ़ायदा है? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये है कि दीमक, वाइट ग्राफ और जड़ में नुकसान पहुंचाने वाले कुछ हार्मफुल नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट होते हैं, जो कि सिस्टमिक कीटनाशक से ही कंट्रोल हो पाते हैं। बाद में फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो रीजेंट या फिर रीजेंट अल्ट्रा
या फिर इमिडाक्लोरपिरिड आप 0.3% वाला ले सकते हैं, बर्टाको ले सकते हैं, कार्बोफ्यूरॉन, कोई भी एक दानेदार सिस्टमिक कीटनाशक 3 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। अब जो हमने पहला कॉम्बिनेशन बताया था जिसमें DAP, MOP, सल्फर, SSP की मात्रा थी, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और पैदावार को बढ़ाएगा। बाकी SSP, MOP, यूरिया वाला भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब SSP हम 125 किलो ले रहे हैं तो यह ऑटोमेटिक सल्फर भी होती है। अब SSP में जो पोषक तत्वों की मात्रा है, फास्फोरस रहता है इसमें लगभग 15-16% के आसपास, सल्फर रहता है SSP में 11% और कैल्शियम 21% के आसपास, 20-21% के आसपास कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। तो कुल मिला के हमको सेकंड कॉम्बिनेशन में सल्फर की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन वाला जो हमने खादों का कॉम्बिनेशन बताया वो बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो 1 एकड़ में इनको खेत की तैयारी करते समय जब आप मचाई करते हैं ना, उस समय प्रयोग करना चाहिए और ठीक तरीके से आप खेत की पडलिंग करा लीजिए, ठीक तरीके से मचाई कर लीजिए, फिर उसके बाद ही आपको धान की प्लांटेशन करना चाहिए। और लाइन से लाइन की दूरी आपको 20 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। धान की खेती करने की A to Z जानकारी, खासकर कुछ इलाकों पर जहां खरपतवार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वहां पर किसान भाइयों को खरपतवार नाशक स्प्रे करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत जल्द हम वीडियो लाएंगे कि धान की फसल पर चौड़ी पत्ती के, सकली पत्ती के, गाजर घास, मोथा, सांवा घास या फिर जो भी बोखना बोखनी है, छोटी बड़ी दूधी जो भी खरपतवार है, इनको कंट्रोल करने के लिए, जिद्दी खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है, बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना ना करना, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में आप तक पहुंचता रहे और आपकी भी मदद होती रहे। बाकी धान की नर्सरी तैयार करने के लिए दोस्तों आपको यह वाली वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, चैनल पर विजिट करेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने धान की फसल पर बुआई के समय 2 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दोनों नहीं, कोई एक कॉम्बिनेशन का ही प्रयोग करना है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेस्ट है। तो इस प्रकार आप बुआई के समय प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। बाकी रही बात बोरॉन की, आयरन की, कॉपर की, मैग्नीज़ की और जिंक की, इन तत्वों की पूर्ति करेंगे हम फर्स्ट खाद में, यानी जब हमारी फसल 10-12 दिन के आसपास की होती है तो पहली खाद में हम इन तत्वों की पूर्ति करने वाले हैं और साथ ही सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी हम प्रयोग करने वाले हैं। तो उस खाद का इंतज़ार करने के लिए आप बहुत जल्द हम वीडियो लाने वाले हैं, तो उसका वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।